हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मेरा नाम है हितेश और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल ब्रेन ट्रेन पर। बच्चों हमने पिछले लेक्चर में क्या देखा था, रिफ्रैक्शन का फिनोमेना देखा था। और मैंने जाते जाते एक बात कही थी आपसे, क्या एग्जांपल दिया था कि जो वाटर के अंदर, पानी के अंदर जो सिक्का होता है वो हमें उभरा हुआ दिखाई देता है ना। देख लो, अगर नहीं दिखाई देता तो फिर बोलना कि नहीं दिखाई देता। ठीक है, मैंने ये बात बोली थी। और मैं इसका एक और एग्जांपल लूँ, ये रिफ्रैक्शन का एग्जांपल था। अगर मैं रिफ्रैक्शन का एक और एग्जांपल लूँ तो आप कभी चाट पकौड़ी खाने गए हो बच्चों? जो अंकल तल रहे होते हैं चाट पकौड़ी को मस्त कढ़ाई के अंदर, तेल के अंदर, मोटे से अंकल होते हैं ना, हलवाई, ठीक है ना। तो क्या कर रहे होते हैं, वो तल रहे होते हैं और आप उनके सामने खड़े होते हैं। तो आपने कभी नोटिस किया है, आप सामने खड़े हो, वो अंकल हमें ऐसे हिलते डुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब ऐसा अजीब, जैसे हिलती डुलती हुई इमेज बन रही है हमारे आंखों के सामने। तो यार ये ऐसा क्यों होता है? ये बच्चों रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। रिफ्रैक्शन की वजह से क्यों होगा, अब मैं बताता हूँ कैसे। ठीक है, अब जो कढ़ाई है बच्चों, ठीक है, उसके अंदर गरम तेल है, गरम है, ठीक है। तो उससे क्या भाप निकल रही है, भाप निकल रही है गरम, ठीक है। अब जो उसके ऊपर जितनी भी एयर होगी ना, कढ़ाई के ऊपर जितनी भी एयर होगी, उसको क्या करेगी, वो गरम कर देगी, है ना, गरम कर देगी। अब गरम करेगी तो क्या होगा, अब एयर को गरम करेंगे ना तो क्या होगा, हल्की हो जाएगी, वो हल्की हो जाएगी ना। अब वो हल्की हो गई उसके ऊपर, और जहां हम खड़े हैं उस मीडियम में क्या है, वो थोड़ी भारी है उसके कंपेयर में, ठीक है। मतलब मीडियम चेंज हो गया बच्चों। अब मीडियम चेंज हो गया तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन तो होना ही है, ठीक है ना। इसलिए वो जो अंकल है वो हमें हिलते डुलते हुए दिखाई देता है, क्योंकि मीडियम चेंज हो रहे बच्चों। समझ में आया मेरी बात? अब मैं बात करता हूँ सिक्के वाले की, कि भाई सिक्का एक्चुअल में उभरा हुआ दिखाई देता है क्या, तो हम प्रूव करेंगे, ठीक है। हाँ बच्चों, मैंने एक डायग्राम बनाया है, ठीक है। ये जो है, ये क्या है, वाटर का पॉन्ड है ना, जिसमें पानी है, ठीक है। उस पानी में क्या रख दिया मैंने, एक सिक्का रख दिया। क्या रख दिया, एक सिक्का रख दिया। ये रहा वो सिक्का, ठीक है। अब रे ऑफ लाइट जा रही है ऊपर, ठीक है। अब ये डेंसर मीडियम है, पानी है तो भरा भरा मीडियम है। अब भरा भरा मीडियम है तो कौन सा मीडियम होगा बच्चों, डेंसर मीडियम, ठीक है। अब इस मीडियम से रे ऑफ लाइट रेरर मीडियम में जाती है तो क्या होता है, क्या होता है, अभी पता चलेगा क्या होता है। ये नॉर्मल है हमारा, जब मीडियम चेंज होता है तो रे ऑफ लाइट बेंड हो जाती है, और जब डेंसर से रेरर में जाती है तो नॉर्मल से दूर बेंड हो जाती है। तो ये जो रे ऑफ लाइट जा रही है नॉर्मल से दूर चली गई, ठीक है। अब हमारी आँख, ये कोई आदमी है, क्या देख रहा, सिक्के को देख रहा है, तो उसको ये सिक्का यहाँ दिखाई दे रहा बच्चों, बट रियल में तो ऐसा नहीं है ना, रियल में तो सिक्का यहाँ है। अब उसको यहाँ क्यों दिखाई दे रहा है, अब देखो ये रियल है और ये इमेज है, इसके बीच में सपोज कर लो ये एक डिस्टेंस होगी, ठीक है, एक शिफ्ट हुआ है ना, जो इमेज है वो शिफ्ट हुई है, ठीक है। अगर रियल में शिफ्ट हुई है तो हम ये अगर वैल्यू है जो x की, अगर हम फाइंड कर लेते हैं तो जो सिक्का है वो रियल में शिफ्ट हुआ है, ठीक है। अगर इस x की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं, ओके। अब ध्यान से देखो यहाँ पे, ये इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल, इसके बीच में कौन सा एंगल बनेगा बच्चों, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये रहा। ये रिफ्रैक्टेड रे, ये नॉर्मल, इसके बीच में कौन सा एंगल बनता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब बच्चों ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पर भी आई लिखा है, मतलब इंसिडेंट एंगल कैसे लिखा है, ठीक है। इसको देखो बच्चों, ये ऐसा बन रहा है क्या, कुछ ऐसा बन रहा है कुछ, ये तो यहाँ आई है तो यहाँ भी आई होगा, क्यों बच्चों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। ये मैथ का है, आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सा एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जब ऐसे जेड बनता है तो जो एंगल यहाँ होता है वो एंगल यहाँ होता है, तो ये उल्टा जेड है तो जो एंगल यहाँ होगा वो यहाँ होगा। समझ में आई बात, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब बच्चों मैंने यहाँ भी आर लिखा है, क्यों लिखा है, देखो बच्चों यहाँ भी आर है, इस लाइन को मैं पीछे ले जा रहा हूँ, ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, तो यहाँ आर बनेगा। ये कौन सा एंगल है बच्चों, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। अब बच्चों
ये हमारी सरफेस है, सरफेस से जो सिक्का नीचे पड़ा है, ठीक है, उसको हम क्या मान लेंगे, DAP, मतलब सॉरी DAC मान लेंगे। DAC का मतलब बच्चों एक्चुअल डेप्थ, एक्चुअल मतलब हाँ सच में वो सिक्का इतनी डेप्थ पे सरफेस है, ठीक है। अब बच्चों इस सरफेस से जो इमेज बनी है उसकी भी कुछ डेप्थ होगी, उसको हमने क्या माना है, DAP। DAP क्या है बच्चों, अपैरेंट डेप्थ। अपैरेंट डेप्थ मतलब हमें लग रही है वो, ठीक है, कि हाँ भाई सिक्का ऊपर उठता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है, वो है अपैरेंट डेप्थ। ओके, ये हमारा ऑब्जेक्ट, इसको मैंने A मान लिया, इसको B मान लिया, ठीक है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है उसको P मान ली, ये हमें पता है, ये भी पता है, ठीक है। अब देखो बच्चों OAB एक ट्रायंगल बन रहा है बच्चों, बन रहा है ना ट्रायंगल, ठीक है, और एक ट्रायंगल ये बन रहा है IAB, ये भी ट्रायंगल बन रहा है। इन दोनों ट्रायंगल में क्या खास बात है बच्चों, क्या खास बात है, इन दोनों ट्रायंगल में ये जो परपेंडिकुलर है ना बच्चों, परपेंडिकुलर ये वाली, अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं तो समझ में आ रहा है, अगर यहाँ कन्फ्यूजन हो रहा है तो यहाँ तो समझ में आ रहा है कि हाँ ये ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। और ये वाली लाइट ऐसे, ये O हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया, ये P डिस्टेंस हो गई, ठीक है। ये क्या है हमारा I, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमें पता है क्या है, ये रही DAC, यही है। यहाँ से लेके यहाँ तक की हमें पता है क्या है, DAP। अब समझ में आ रहा है ट्रायंगल, ठीक है, ये हमारा ट्रायंगल हो गया, और एक ये वाला ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल में क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, परपेंडिकुलर, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ स्नेल्स लॉ की। स्नेल्स अंकल ने एक लॉ दिया था, कौन सा लॉ दिया था, मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया है। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, क्या कहता है स्नेल्स लॉ, रेशियो ऑफ, क्या कहता है स्नेल्स लॉ, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रिमेन्स कांस्टेंट। क्या रहता है, कांस्टेंट, एक पर्टिकुलर पेयर के लिए। तो ये क्या होता है, कांस्टेंट। ऐसा कुछ बताया था उन्होंने, जो कि क्या होती है, म्यू। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ बच्चों, μ2 अपॉन μ1। अब μ2 अपॉन μ1 क्या है बच्चों, जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो रिफ्रैक्शन होता है। तो बच्चों ये μ2 अपॉन μ1 क्या बताता है, जो दूसरा मीडियम, मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई है, जो दूसरा मीडियम है ना हमारा, चेंज हुआ है। पहला मीडियम तो अलग था, अब दूसरे मीडियम में गई है, तो मीडियम चेंज हुआ तो डेंसिटी भी चेंज हुई और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज होगा। तो ये जो μ2 अपॉन μ1 ये बताता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, कि भाई मीडियम 2 में क्या चेंज आया है एक के रेस्पेक्ट में, वो ये बताता है। समझ में आया कि मैंने ऐसा क्यों लिखा, ठीक है। इसको ऐसा भी लिखते हैं, इसकी जगह मैं ये ऐसा भी लिख सकता हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, ठीक है। और ये म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जो डेंसिटी बताता है, ठीक है। अब बच्चों ध्यान से देखो, ये हमारा मीडियम 1 है, ठीक है, ये हमारा मीडियम 2 है। मीडियम 1 कौन सा मीडियम है बच्चों, डेंसर, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ। और मीडियम 2 कौन सा है, रेरर, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। इन दोनों के मैं यहाँ पुट कर दूँ, साइन आई अपॉन साइन आर इजिकल्स टू μ2 की जगह क्या आएगा, μr, और μd की जगह μ1 की जगह क्या आएगा, μd। ओके, इसको मैं यहाँ भेज दूँ, इसको मैं यहाँ भेज दूँ, तो भेज सकता हूँ। तो मैं ऐसा लिख दूँ, ओके, लिख दिया। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन 1, जो कि स्नेल्स लॉ ही है। ओके, अब देखो बच्चों, यहाँ साइन आई है और हमारे पास एक ट्रायंगल है। अगर मैं यहाँ से इस ट्रायंगल से साइन निकालूं, है ना, तो ध्यान से देखो, साइन अगर निकालते तो साइन क्या होता है बच्चों, ये देखो, साइन क्या होता है बच्चों, लंब बटा कर्ण, ठीक है। और इंग्लिश में बोलूं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले,
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अगर साइन की वैल्यू निकालूंगा तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस आएगा। अब इस ट्रायंगल में देखो परपेंडिकुलर तो ठीक है, ये रहा हमारे पास परपेंडिकुलर तो है, पर हाइपोटेनियस देखो इसकी वैल्यू नहीं है यार। मेरे को हाइपोटेनियस की वैल्यू से कोई मतलब नहीं, मुझे चाहिए बेस की वैल्यू। अब मुझे ऐसा चाहिए कि यार परपेंडिकुलर भी आ जाए और बेस भी आ जाए। वो किस में आता है बच्चों, ये रहा, परपेंडिकुलर भी आ रहा है और बेस भी आ रहा है। ठीक है, तो कौन से नंबर पे, 1 2 3, 3 नंबर पे कौन सा आता है बच्चों, साइन कॉस टेन, टेन आता है। तो मेरे को टेन निकाल सकता हूँ मैं यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ मान लेते हैं जो साइन आई है लगभग किसके बराबर है, टेन आई के। ओके, अब मैं ट्रायंगल, किसके ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ओ ए बी। अब सब समझ में आ जाएगा। फ्रॉम ट्रायंगल ओ ए बी, ठीक है, क्या निकाल रहा हूँ मैं, टेन आई। क्या होता है बच्चों, टेन आई इजिकल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ओ ए बी में परपेंडिकुलर क्या है, ये रहा, बी बेस क्या बच्चों, ओ ए, दैट इज बेस। बेस की वैल्यू क्या है, डी ए सी, एक्चुअल डेप्थ लिख सकता हूँ, इसको सेकंड मान लिया। ठीक है, अब मैं ट्रायंगल, इस ट्रायंगल की बात करूंगा आई ए बी की। फ्रॉम ट्रायंगल आई ए बी, अब मैं यहाँ से बच्चों क्या निकालूंगा, टेन आर। अब देखो साइन आई की तो वैल्यू निकाल ली, साइन आई को हमने टेन आई के बराबर माना था और टेन आई की वैल्यू निकाली। अब हमें बचा साइन आर। ठीक है, अब मैं वही है, साइन तो निकाल ही नहीं सकता क्योंकि इसी ट्रायंगल में परपेंडिकुलर है, पर हाइपोटेनियस से मुझे मतलब नहीं है। मुझे क्या चाहिए, परपेंडिकुलर और बेस दोनों चाहिए, और दोनों की वैल्यू है वो टेन से निकाल सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो साइन आर है इसके बराबर मान लूँगा टेन आर के। अब मैं इस ट्रायंगल की बात करता हूँ, कौन सा ट्रायंगल, आई ए बी। तो यहाँ से क्या निकाल लूँगा मैं, टेन आर निकाल लूँगा। क्या होता है, टेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब तो अपने आप कर लोगे, परपेंडिकुलर क्या बच्चों, पी, और बेस क्या है, ये रहा। इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, डी ए पी। ठीक है, ये सेकंड हो गई। अब इन दोनों की वैल्यू को मैं यहाँ पुट करूँ, कर सकता हूँ, या लिख दूँ। ठीक है, अब मैंने टेन आई की वैल्यू साइन आई के बराबर रखी थी, तो मैं इसकी वैल्यू यहाँ रख सकता हूँ क्योंकि मैंने टेन आई को साइन आई को टेन आई माना था। तो मैं यहाँ रख सकता हूँ, रख दूँ म्यू डी। साइन आई की जगह मैं क्या रखूँगा, टेन आई, और टेन आई की वैल्यू क्या है, पी अपॉन डी ए सी, डी ए सी इक्वल्स में म्यू आर। अब साइन आर, इधर आओ, टेन आर के बराबर होना, टेन आर की वैल्यू क्या है, ये रही। तो क्या है, पी अपॉन डी ए पी। ठीक है, ठीक है, पी से पी कैंसिल, बचा क्या, म्यू डी अपॉन डी ए सी इज इक्वल टू म्यू आर अपॉन डी ए पी बचा। ठीक है बच्चों, इस डी ए पी को मैं यहाँ भेज देता हूँ और इस म्यू डी को मैं यहाँ भेज देता हूँ। तो ऐसा लिख सकता हूँ क्या, डी ए पी अपॉन डी ए सी इज इक्वल टू म्यू आर अपॉन म्यू डी। ठीक है, अब बच्चों बात करते हैं हम मीडियम्स की। जो डेंसर मीडियम है जिसकी डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है, रेरर मीडियम जिसकी डेंसिटी क्या है, कम। अब बच्चों जो रेरर मीडियम होता है ना, उसकी जो डेंसिटी होती है वो लगभग एक के बराबर होती है। क्या होती है, कितनी होती है, 1। ठीक है, और जो म्यू डी होती है ना बच्चों, इसकी डेंसिटी 1 से ज़्यादा होती है। मतलब ये रेरर से तो भारी मीडियम है, तो इसको मैं म्यू मान लूँगा। म्यू डी को क्या मान लूँगा, म्यू डी रहेगा। ठीक है, यहाँ रख दूँ, म्यू आर क्या मान लिया मैंने, म्यू आर किसके बराबर, म्यू डी, म्यू। ठीक है, अब मैं यहाँ से डी ए पी की वैल्यू निकाल सकता हूँ। डी ए पी क्या बच्चों, अपेरेंट है कि भाई सरफेस से कितनी टाइम पे इमेज है, कि सच में है क्या वो इमेज है ना। तो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ डी ए पी, यानी टू डी ए पी। ओके, डी ए पी यहाँ निकालूंगा तो ये डी ए सी यहाँ चला जाएगा, तो डी ए सी अपॉन म्यू। तो हमारे पास डी ए पी की एक वैल्यू आ गई कि भाई जो इमेज बनेगी ना वो इतनी डेप्थ है, यहाँ से हम निकाल सकते हैं फॉर्मूला। अब बच्चों इधर देखो ये x, यार ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो कितनी ऊपर शिफ्ट हुई वो भी निकालना है। अगर वो निकल गई तो सच में प्रूव हो जाएगा कि हाँ जो ऑब्जेक्ट
इमेज है वो सच में ऊपर होती है। ठीक है, अब इधर देखो x है, x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो x है ये रहा वो वाला DAC माइनस DAB, DAC माइनस DAB से लिख सकता हूँ, दैट इज x। इसमें से इसको माइनस करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा x लिख दिया मैंने। ठीक है, लिख दिया। अब ये DAC DAB की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, पुट कर दूं यहां, तो x इज इक्वल टू DAC माइनस DAB, DAB की वैल्यू वाली पुट करूंगा u। ओके, अब ध्यान से देखो DAC मतलब DAC कॉमन ले सकता हूं मैं, तो DAC अगर मैं बाहर कॉमन लेता हूं तो अंदर क्या बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन, इस फॉर्मूले को मैं यहां लिखूं, इसी चीज को मैं यहां लिखूं ऊपर, क्या ये DAC 1 माइनस 1 अपॉन, तो बच्चों x की वैल्यू निकल गई है। इसका मतलब ये प्रूव होता है कि जो ऑब्जेक्ट की इमेज है वो सच में ऊपर शिफ्ट होती है। कितनी शिफ्ट होती है हम यहां से निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया? यहां से निकाल सकते हैं, यहां से निकाल। हाँ तो बच्चों अब हम बात करेंगे कि एक ऑब्जेक्ट रेरर मीडियम है, उसको डेंसर मीडियम में देख रहे तो क्या होता है। ठीक है, अब मैं यहां लिखूं इफ एन ऑब्जेक्ट इन रेरर मीडियम is observed from denser medium। ठीक है, जैसे मछली की बात करता हूँ, पानी के अंदर मछली है ना, डेंसर मीडियम है, वो ऑब्जेक्ट को देख रही है जो कि पानी के बाहर है, उसको क्या ऑब्जेक्ट है ना ऊपर दिखता है, मतलब जो ऑब्जेक्ट की इमेज है ना वो ऊपर दिखेगी। वैसे तो ऑब्जेक्ट जैसे नीचे होगा पर जो उसकी इमेज है वो ऊपर दिखेगी। जैसे अभी हमने उससे पहले बात किया था, जो इमेज होती है ऑब्जेक्ट की हम रेरर से डेंसर में देखते तो क्या होगा, हमें ऊपर उठती हुई दिखाई देती है, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं होता ना, ऑब्जेक्ट नीचे होता है। सेम ऐसा है, अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम डेंसर से रेरर में देखते हैं तो जो इमेज होती है एक्चुअल से ऊपर होती है। मैं डायग्राम बना के समझाऊंगा, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, बच्चों मैंने एक डायग्राम बनाया, ध्यान से देखो। एक फिश है, ठीक है, कौन से मीडियम में, डेंसर, मतलब पानी के अंदर फिश है। ठीक है, वो किसको देख रही है, एक बर्ड जो कि फ्लाई कर रहा है, रेरर मीडियम में फ्लाई कर रहा है। ठीक है, ये रहा बर्ड, पर जो इसकी इमेज है वो इससे एक्चुअल से कितनी दिख रही है, ऊपर दिख रही है। मतलब जो ये फिश है वो उसको क्या देखेगी, ऊपर, बट एक्चुअल में क्या है वो यहाँ है, पर जो इसकी इमेज बन रही है वो कहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी। अगर अब हम तो देखो पानी में घुस के देख नहीं सकते कि कौन सी ऊपर दिखती है, हम तो रेरर मीडियम से डेंसर में देख सकते हैं कि यहाँ कोई चीज़ उठती हुई दिखाई दे रही है। जैसे हम पानी के अंदर पेंसिल डाल देते तो हमें उठती हुई दिखाई देती है, मुड़ जाती है, जैसे ऊपर की तरफ आ रही है। ठीक है ना, अब हम पानी में घुस के तो नहीं देख सकते ना कि कोई चीज़ कितनी ऊपर है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे ड्राइव कर सकते हैं, जैसे पहले ड्राइव किया था वैसे ड्राइव कर लेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखो बच्चों, ये रेरर मीडियम, ये डेंसर मीडियम, रे ऑफ लाइट आई ऑब्जेक्ट से, मीडियम चेंज हुआ, बैंड हो गई। ठीक है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये जेड बन रहा है उल्टा, ऐसे बन रहा है कि नहीं बन रहा, तो अगर जो यहाँ एंगल यहाँ होगा वही एंगल यहाँ होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। समझ में आया? तो अगर यहाँ आई है तो यहाँ आई होगा। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, अब यहाँ देखो बच्चों, ये रिफ्रैक्टेड एंगल है, इस लाइन को मैं पीछे ले जाऊँ तो ये भी एंगल क्या होगा, रिफ्रैक्टिव एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल। क्यों? ये कौन सा एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कौन सा एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, ये मैंने मान लिया ए पॉइंट है, ये बी है, ये जो ऑब्जेक्ट है वो है ऑब्जेक्ट, जैसे फ्लाई कर रही है, जैसे चिड़िया है वो एयर में क्या कर रही है, फ्लाई कर रही है। माना कि इस प्लेन से, है ना, जो सरफेस है इसकी हाइट कितनी है बच्चों,
एच एक्चुअल, कितनी हाइट, एच एक्चुअल, एक्चुअल है ना ये, ठीक है। और ये जो इमेज बन रही है इसकी क्या मान लेते हैं हम, एच अपीयरेंट, जो कि हमें लग रही है पर एक्चुअल में ऐसा नहीं है। अपेरेंट का मतलब हमें लगना, पर ऐसा है नहीं, ठीक है। अब ध्यान से देखो बच्चों, ये ट्रायंगल बन रहा है, ये बन रहा है, जैसे हमने पहले देखा था, इसमें भी ट्रायंगल बन रहा था, इसमें भी ट्रायंगल बन रहा था। अब देखो एक ये ट्रायंगल बन रहा है और एक ये ट्रायंगल बन रहा है, एक ये ट्रायंगल ए बी आई, ट्रायंगल ए बी ओ, दो ट्रायंगल बन रहा है। इन दोनों ट्रायंगल के अंदर एक चीज कॉमन है, कॉमन क्या है बच्चों, ये पी क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है। ये इसका परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूस, ठीक है। अब हमें पता है स्नेल्स लॉ क्या कहता है बच्चों, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जैसा म्यू भी कहते हैं, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 क्या है बच्चों, यहाँ पर ये रहा, ये मीडियम 1 हो गया और ये मीडियम 2 हो गया। रे ऑफ लाइट यहाँ से यहाँ जा रही है ना, तो ये मीडियम ये 1 और ये 2, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 कौन सा मीडियम अपना, डेंसर है ना बच्चों, वाटर डेंसर। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, चलो ठीक है, पहले मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। और ये μ2 क्या है, सेकंड मीडियम कौन सा है, डेंसर, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। जो μ1 है कौन सा मीडियम है, ये वाला रेयर मीडियम, एयर वाला, पक्षी पानी में दौड़ नहीं सकता, हवा में उड़ेगा ना, तो ये रेयर होगा, ठीक है। अब μ2 की वैल्यू यहाँ पुट कर दूँ, μ1 की वैल्यू यहाँ पुट कर दूँ, तो साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई और साइन आर के रेशियो म्यू डी अपॉन म्यू आर हो जाएगा। अब मैं इसको यहाँ भेज देता हूँ और इसको यहाँ भेज देता हूँ, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, म्यू आर साइन आई इज इक्वल टू म्यू डी साइन आर, ठीक है। इसको मैं 1 मान लेता हूँ, ये कौन सा हो गया, स्नेल्स अंकल का नियम, ठीक है। अब मैं इस ट्रायंगल की बात करूंगा बच्चों, ठीक है। सबसे पहले मैं ओ ए बी ट्रायंगल की बात करूंगा। अब वही सेम बात आती है कि मैं यहाँ से साइन आई की वैल्यू निकाल ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू चाहिए, जो कि किस में आती है, tan के जरिए निकाल सकता हूँ। साइन में क्या होता है बच्चों, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। साइन कौन से नंबर पे आता है बच्चों, फर्स्ट नंबर पे, तो उसका ये रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर तो ठीक है, निकाल लूंगा परपेंडिकुलर, पर हाइपोटेनियस की हमें वैल्यू ही नहीं दी हुई है और मुझे काम भी नहीं है हाइपोटेनियस से। मुझे तो चाहिए भाई परपेंडिकुलर आ जाए और बेस की वैल्यू आ जाए। वो किस में आती है, इसमें परपेंडिकुलर भी आ रहा है और बेस में, मतलब थर्ड नंबर कौन सा आता है, साइन कॉस tan आता है, तो मैं tan से निकालूंगा, ठीक है। तो सपोज जो साइन आई है वो लगभग किसके बराबर है, tan आई के, ठीक है। अब मैं tan आई की वैल्यू निकाल सकता हूँ, यहाँ से निकाल सकता हूँ। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और मैं ट्रायंगल, किस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ट्रायंगल ओ ए बी, तो tan आई इज इक्वल टू, अब इस ओ ए बी ट्रायंगल में देखो tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखो इस ट्रायंगल में, इसको मैं यहाँ बना लूँ, ऐसा बनेगा, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये आई और ये बेस कितना दिया हुआ है, एच एक्चुअल, जो कि हाइट है, ऐसा ही है। परपेंडिकुलर क्या है बच्चों, पी, बेस क्या है, एच एक्चुअल। समझ में आया, ऐसे कंफ्यूज हो रहा हो तो मैंने ऐसे बता दिया, ठीक है। अब मेरे पास tan आई की वैल्यू आ गई, इसमें सेकंड दे देता हूँ। अब बच्चों मैं इस ट्रायंगल की बात करता हूँ, ट्रायंगल आई ए बी ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ एंगल क्या है, आर है। अब वही बात आ गई कि मैं यहाँ से साइन आर नहीं निकाल सकता, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, इसमें है ना हाइपोटेनियस की वैल्यू नहीं दी हुई है, इसमें बेस की वैल्यू और परपेंडिकुलर की वैल्यू से मतलब है, मुझे हाइपोटेनियस की वैल्यू से नहीं मतलब, और दी हुई भी नहीं है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ से भी मैं क्या निकालूंगा, tan आर। तो जो साइन आर को लगभग किसके बराबर मान लिया, tan आर के, ठीक है। तो मैं
टेन आर की वैल्यू निकालूँ तो क्या आएगी? टेन आर क्या होगा? टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर क्या है? यही है परपेंडिकुलर, और बेस क्या है? ये। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बच्चों? P, और बेस क्या हो जाएगा? HAP। HAP मैं यहाँ लिख देता हूँ। HAP और HAC क्या है? HAC मतलब एक्चुअल हाइट, ठीक है, और HAP मतलब अपेरेंट हाइट, जो हमें लग रही है पर रियल में नहीं है। एक्चुअल तो एक्चुअल होती है, ठीक है। हाँ, ये वैल्यू आ गई थर्ड, ठीक है। अब जो सेकंड और थर्ड की वैल्यू पे अगर 1 में पुट करूँ तो देखते क्या होता है, ठीक है। सेकंड की और थर्ड की मैं इस वाले में पुट करूँगा। अब ध्यान से देखो, मैंने साइन आई को टेन आई माना था, ठीक है। साइन आई को टेन आई माना था, ठीक है। तो मैं टेन आई की वैल्यू यहाँ पुट कर सकता हूँ, कर सकता हूँ ना। तो देखो म्यू आर साइन आई को किसके बराबर माना था मैंने? टेन आई के बराबर। तो टेन आई की वैल्यू मैं पुट कर सकता हूँ। क्या है टेन आई की वैल्यू? P अपॉन HAC पुट कर दी। म्यू डी साइन आर को मैंने टेन आर के बराबर माना था, टेन आर की वैल्यू क्या आ रही है? P अपॉन HAP। तो खुद ही कर लोगे यार, पिछला वाला देख लिया होगा। तो P से P कैंसिल, हाइट ऑफ AP ऐसे लिख सकता हूं मैं, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? ठीक है। इस HAP को मैं यहां भेज दूंगा और इसको मैं यहां भेज दूंगा। तो HAP अपॉन HAC इज इक्वल्स टू, HAP को यहां भेज दिया, इसको यहां भेज दिया, तो म्यू डी अपॉन म्यू आर, ठीक है। अब जैसा कि मैंने पहले बताया था, जो रेयर मीडियम होता है उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू लगभग 1 के बराबर होती है, और डेंसर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कितनी होती है? 1 से ज़्यादा होती है। तो ज़्यादा डेंस होगा ना एज़ कम्पेयर टू रेयर मीडियम। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1 मान लूँगा, और म्यू डी की वैल्यू में क्या मान लूँगा? म्यू मान लूँगा, ठीक है। यहाँ पुट कर दूँ मैं, इनको यहाँ लिख दूँ मैं HAP अपॉन HAC, म्यू डी मतलब म्यू अपॉन 1, अपॉन 1 तो कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं लिखता तो भी chलेगा। तो मैं यहाँ से बच्चों HAP की वैल्यू निकाल सकता हूँ। HAP इज इक्वल टू म्यू HAC लिख सकता हूँ ऐसे। मतलब हाइट, अपेरेंट हाइट पता चल गया, मैं यहाँ से अपेरेंट हाइट निकाल सकता हूँ। अगर हमें वैल्यू दी हुई है म्यू की और एक्चुअल हाइट की, तो मैं इसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ बच्चों। किसकी? ये वाली, कि सरफेस से जो इमेज बनी है कितनी ऊपर बनी है, इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। अब बच्चों ध्यान से देखो, ये आई और ये जो ऑब्जेक्ट है इसके बीच में भी एक डिस्टेंस है ना, कि भाई ऑब्जेक्ट से कितना ऊपर उठाओ, जो इमेज है ऑब्जेक्ट से कितना ऊपर शिफ्ट हुई, वो कैसे निकालेंगे? तो मैं x को ऐसे लिख सकता हूँ क्या? यहाँ लिख लूँ, मैं x को ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों, HAP माइनस HAC। तो x की वैल्यू आ जाएगी HAP मतलब हाइट, अपेरेंट हाइट, माइनस HAC एक्चुअल हाइट, ऐसे लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, HAP की वैल्यू है मेरे पास, मैं उसमें पुट कर दूंगा, ये वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूंगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू HAP की वैल्यू मैं यहाँ से पुट कर दूंगा, क्या है? म्यू HAC माइनस HAC। अब ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है? HAC कॉमन आ रहा है, तो HAC को मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा? म्यू माइनस 1, x की वैल्यू जो ये शिफ्ट हुआ है ना बच्चों इमेज ऑब्जेक्ट से, वो x है। तो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं हम कि कितना शिफ्ट हुआ है, जो इमेज है कितनी शिफ्ट हुई है। समझ में आया बच्चों? इसको नोट कर लेना, ये दो फॉर्मूले हैं, ये और ये, ओके।
अब बच्चों अब हम बात करेंगे कि नॉर्मल शिफ्ट क्या होता है। हाँ बच्चों, नॉर्मल शिफ्ट क्या होता है, एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। नहीं, अब बच्चों हम बात करेंगे कि लैटरल शिफ्ट क्या होता है। यस बच्चों, लैटरल शिफ्ट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी पढ़ा रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट है और सब डिटेल में है, इतना आपके बुक में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अगर आप कंपटीशन एग्जाम देते हो जैसे NTSC, ओलंपियाड, तो उसमें बहुत ही काम आएगा ये चीज़ें, क्योंकि ये सब एडवांस लेवल का बच्चों, ठीक है ना। बोर्ड में तो बहुत अच्छे नंबर आएंगे, दिखती बात है, और उसमें भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो अगर ये पढ़ते हो, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, लैटरल शिफ्ट। क्या होता है लैटरल शिफ्ट? एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, ये ग्लास की स्लेब है। क्या है? ग्लास की स्लैब है, ठीक है। अब ग्लास की स्लैब है तो कौन सा मीडियम होगा बच्चों? डेंसर मीडियम, भरा भरा मीडियम। तो मैं इसको डेंसर मीडियम लिख सकता हूँ। और ये कौन सा मीडियम होगा? एयर वाला, रेयर मीडियम। ये कौन सा मीडियम होगा? एयर वाला, रेयर मीडियम, ठीक है। अब रे ऑफ लाइट आ रही है ऊपर से रेयर मीडियम से, ठीक है। नॉर्मल बना लूँगा, जो कि क्या होता है? परपेंडिकुलर टू सरफेस, इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगी नॉर्मल, ठीक है। अब हमें पता बच्चों, जब रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर में जाती है, जब मीडियम चेंज होता है तो जो रे ऑफ लाइट है वो बैंड हो जाती है। और ये भी पता है कि रेयर से डेंसर में जाएगी तो किस तरफ बैंड होगी? टूवर्ड्स दी नॉर्मल, ठीक है। ये लो, अगर बैंड नहीं होती तो ऐसे जाती कि नहीं जाती? जाती ना ऐसे। अगर बैंड नहीं होती तो ऐसे जाती, पर नॉर्मल सॉरी मीडियम चेंज हुआ है तो रे ऑफ लाइट तो बैंड होगी, ठीक है। तो बैंड हो गई तो ऐसे बैंड हो गई, ठीक है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, ये नॉर्मल, ठीक है। अब बच्चों ये रे ऑफ लाइट यहाँ आई, अब हमें यहाँ पे नॉर्मल बनाएंगे जो कि परपेंडिकुलर टू सरफेस। अब देखो मीडियम कौन सा चेंज हो रहा है, अब ये डेंसर मीडियम और ये रेयर मीडियम। अब रे ऑफ लाइट जब डेंसर से रेयर में जाती है तो क्या होता है? किस तरफ बैंड होती है? नॉर्मल से दूर, नॉर्मल से दूर हो गई, नॉर्मल से दूर, ठीक है। ये इंसिडेंट एंगल, ये रिफ्रैक्टेड एंगल, ठीक है। अगर ये रिफ्रैक्टेड एंगल है तो ये भी रिफ्रैक्टेड एंगल होगा। क्यों? कैसे होगा? ध्यान से देखो, ये ऐसा बन रहा है, अगर ये एंगल R है तो ये भी R होगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल Z बन रहा है, ठीक है। ये उठा के मैं यहाँ रखूँ तो जो ये एंगल होगा, जो यही एंगल होगा, ठीक है। अब बच्चों ये वाला जो एंगल है इसको क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इमर्जेंस। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इमर्जेंस। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? लैटरल शिफ्ट। लैटरल शिफ्ट होता क्या है? जब रे ऑफ लाइट एक ग्लास स्लैब से पास करती है तो क्या होता है? वो लैटरली शिफ्ट हो जाती है, पैरेलली शिफ्ट हो जाती है। देखो अगर ये स्लैब नहीं होता तो क्या होता? रे ऑफ लाइट ऐसे सीधी जाती, ठीक है। पर स्लैब होने से क्या हुआ? आई, मुड़ी, आई, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये रे ऑफ लाइट अब ऐसे हो गई, अगर ये नहीं होता तो ऐसे जाती। तो देखो ये शिफ्टिंग हुई कि नहीं हुई? पैरेलल शिफ्टिंग हुई कि नहीं हुई? इसी को हम क्या कहते हैं? लैटरल शिफ्ट। और जो ये एंगल है वो एंगल क्या है? एंगल ऑफ इमर्जेंस। और एक और बात है, ध्यान से सुनना, जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो किसके बराबर आया? पूरा पूरा किसके बराबर आया? एंगल ऑफ इमर्जेंस। ये दोनों एंगल इक्वल है। हुआ क्या? बस शिफ्ट हो गई, पैरेलली शिफ्ट हो गई ना बच्चों। अगर ये नहीं होता तो ऐसे जाती, इसके होने से क्या हुआ? लाइट यहाँ शिफ्ट हो गई। समझ में आया कि लैटरल शिफ्ट होता क्या है? ओके। बच्चों अब हम पढ़ेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, कि यार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता क्या है। एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं मैं। सपोज दैट इज रेयर मीडियम, दैट इज डेंसर मीडियम,
अब हमें पता है जब रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर में जाती है, नॉर्मल हो गया, जब रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर में जाती है तो क्या होता है, नॉर्मल से दूर बैंड हो जाती है, ऐसे बैंड होगी, ठीक है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब होता क्या है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वही बता रहा हूँ मैं, ठीक है। अब इस एंगल को मैं बढ़ा दूँ और, ठीक है, सपोज मैंने एंगल बढ़ा दिया और एंगल बढ़ाने से क्या हुआ, ये और मुड़ जाएगी, ऐसे मुड़ेगी, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ गया, ठीक है। अगर मैं एंगल और बढ़ा देता हूं, ये और एंगल बढ़ा दिया मैंने, तो कहीं ना कहीं ये जो रे ऑफ लाइट है ऐसे हो जाएगी, कैसे हो जाएगी, ऐसे, इतना बड़ा। अब देखो इस लाइट को, ये नॉर्मल है हमारा, और ये क्या है, इस तरफ चली गई, किसके परपेंडिकुलर, नॉर्मल के परपेंडिकुलर। जब रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के परपेंडिकुलर पे चली जाती है, तो जो ये एंगल बना है बच्चों, जो ये इंसिडेंट एंगल है ना, जिस इंसिडेंट एंगल पे वो परपेंडिकुलर टू नॉर्मल चली जाती है मुड़कर, उसको क्या कहते हैं हम, क्रिटिकल एंगल। इसी एंगल पे तो बच्चों ये क्या कहिए, नॉर्मल के परपेंडिकुलर, देखो यहां से टर्न होके नॉर्मल टू परपेंडिकुलर चली गई है, ठीक है। अगर मैं और एंगल बढ़ा दूं इसको क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल, और मैं इस इंसिडेंट रे का और एंगल बढ़ा दूं, देखें अगर मैं और एंगल बढ़ा दूं, जैसे मैंने एंगल बढ़ा दिया, तब क्या होगा, रे ऑफ लाइट यहां से टकरा कर यहां आ जाएगी, ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यहां से टकरा के वापस सेम मीडियम में आ गई, क्या कहते हैं इसको, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कैसे हुआ पता चल गया, ये कौन सा एंगल होता है, क्रिटिकल एंगल, ठीक है। एंगल बढ़ाने पर क्या हुआ, ये परपेंडिकुलर हुई नॉर्मल के, जिस एंगल पे हुई वो कौन सा एंगल कहलाएगा, क्रिटिकल एंगल। और इस एंगल को मैं और बढ़ा दूंगा तो वो यहाँ से टकरा कर वापस सेम मीडियम में आ जाएगी। तो इस ध्यान से देखो, ये गई यहाँ से टकरा कर वापस इसी मीडियम में आ गई। अब ये रिफ्रैक्शन तो नहीं हुआ ना बच्चों, रिफ्रैक्शन क्या होता है, एक मीडियम से दूसरे में मुड़ना, पर ये तो आप उसी मीडियम में आ गए, तो उसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। छोटी सी बात थी, समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, अगर अच्छी लगे तो लाइक करना।